यदग्गों सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतवशेषानो यदन्येनातिरोहति मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हम एक सामान्य सेवा भाव के साथ आए हैं, काम कर रहे हैं। आप कार्यकर्ता का ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही हाल होगा। अभी तो यही है, 27 का टेलर ठीक नहीं रहेगा। चुनाव हारे हैं, ये मुझको पीड़ा है, तकलीफ है। तो इस पर जब मैंने बोला, इससे अधिकारी नाराज हो गया। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गई। जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है। मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये सारा खेल मोदी और अमित शाह का है। ये सारा खेल दिल्ली से चलाया जा रहा है यूपी के खिलाफ, और इसका शिकार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। निश्चित रूप से आप देखिएगा, जल्दी ही ये लोग हटाने की पूरी प्लानिंग कर ही चुके हैं। वो जमीन पर आपको दिखेगी। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यूं तो गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक योगी के खिलाफ सियासी साजिशों की कई कहानियां हैं, लेकिन 14 जुलाई 2024 से शुरू हुई कहानी नई और पहले से दिलचस्प हो गई है। इसलिए देश की सियासत में व्यक्ति विशेष बन गए हैं। सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ की ओर हैं। योगी के करीबियों और विरोधियों के मन में ये चर्चा है और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार योगी का क्या होगा। क्या मीडिया और सियासत की गलियों में जो बातें चल रही हैं वो सच हैं या सिर्फ अफवाह? और अगर ये सच है तो क्या बीजेपी के लिए योगी को हटाना आसान होगा? आखिरकार योगी आदित्यनाथ की वर्तमान स्थिति कितनी कमजोर या कितनी मजबूत है? इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के साथ ही ये सवाल उठने लगे। राजनीतिक पंडितों ने इसे कुर्सी की लड़ाई का नाम दिया। योगी बनाम केशव की खबरें सुर्खियां बनने लगी। इन सुर्खियों के पीछे की वजह योगी और केशव के बीच दूरियां बताई गई।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में होते हैं लेकिन बैठकों से दूर रहते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी योगी के साथ नहीं दिखते। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बनी योगी की टीम 3-0 में दोनों शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल से मुलाकात की। अब जानकार इस मुलाकात के सियासी मायने निकाल रहे हैं। राजधानी लखनऊ के सियासी गलियारों में यूं तो इस मुलाकात को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि योगी ने अपने विरोधियों को पूरी तरह शांत कर दिया है, क्योंकि ये वही पल्लवी पटेल हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू से केशव मौर्य को हराया था और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की विधायक होते हुए भी ओवैसी के साथ मिलकर अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस मुलाकात को योगी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में जब पल्लवी पटेल जिन्होंने केशव मौर्य जी को हराया सिराथू में, वो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करें और केशव मौर्य जी लगातार मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक अभियान चला रहे हों, तो उस मुलाकात के मायने कुछ भी ना होते हों, लेकिन मैसेज ज़रूर होता है। वो मैसेज क्या मुख्यमंत्री जी केशव मौर्य जी तक पहुंचाना चाहते हैं या पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये तो उनको तय करना है, लेकिन इस मुलाकात को केवल खारिज नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी ने एक मैसेज कन्वे किया है कि पिछड़े किसी एक के साथ नहीं हैं, और ख़ासकर उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी जाति के और लोग भी उनके टच में हैं और उनका समय आने पर उनको नेता मान भी सकते हैं, ऐसा लगता है। लोकसभा चुनाव में सीटें कम आने के बाद योगी आदित्यनाथ पार्टी की हार की वजहों को टटोलने में जुटे थे। 6 जून को सीएम योगी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ चर्चा की। हार के कारणों पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक रिपोर्ट भी तैयार की। इस हार से योगी को धक्का लगा था। 7 जून को दिल्ली में हुई एनडीए की मीटिंग में शामिल हुए योगी के चेहरे पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वो तनाव में थे। स्वागत है भाई, स्वागत है। 7 जून को ही इस बैठक से एक वीडियो वायरल होता है। योगी और मोदी के बीच दूरी होने की खबर आती है। मोदी पर योगी को इग्नोर करने के आरोप लगते हैं और यहीं से योगी के खिलाफ मोदी की नाराजगी की चर्चा शुरू होती है। हालांकि बाद में योगी की पीठ थपथपाते हुए मोदी की तस्वीर सामने आई थी, लेकिन कहते हैं कि सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। एनडीए की बैठक में योगी जी को इग्नोर करना या बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा करना बेमायने सी बात है, इनका कोई मतलब नहीं होता। प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते रहे हैं योगी जो है उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी है। योगी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कोई मायने नहीं लगता। संघर्ष जो है पार्टियों में चलता रहता है। 10 जून को सीएम योगी ने अमित शाह से मुलाकात की। उसी दिन नितिन गडकरी से भी मिले। इन दोनों मुलाकातों के मायनों पर अभी चर्चा हो ही रही थी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे ने योगी और हाईकमान के बीच कथित लड़ाई को और बल दे दिया। हालांकि 4 दिन के प्रवास के दौरान मोहन भागवत ने योगी से मुलाकात नहीं की, फिर भी राजनीतिक गलियारों में संकेतों में संघ को योगी के साथ बताया गया। संघ कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी लड़ाई में इन्वॉल्व है, कि कोई पॉलिटिकल लड़ाई है इनके बनाम उनके। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, मुझे इनके और उनके की लड़ाई मीडिया की जनरेट की हुई ज़्यादा लगती है। राजनीति में थोड़ा मोड़ा तो आवाज़ें आएंगी ही आएंगी। जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें ओबीसी और पिछड़ा जो वोट बैंक है वो खिसका है। तो क्या केवल हिंदुत्व के चेहरे के साथ साथ संघ रह सकता है, या उसे अभी जो अपना दलित और पिछड़ा का जो वोट बैंक है जिसका नुकसान हुआ है उसको बचाए रखने के लिए केशव मौर्य की ज़रूरत है और उन्हें भी उतनी ही ताकत और सम्मान देने की ज़रूरत है। हार की मार ऐसी थी कि बीजेपी के जो नेता कभी योगी के सामने बोलने से डरते थे वो खुलकर पार्टी की नीतियों का विरोध करने लगे और अफसरशाही पर भी सवाल उठाने लगे। विधायक रमेश चंद मिश्रा ने कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर सवाल उठाया।
मोती सिंह ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने 42 साल के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। सुब्रत पाठक ने अधिकारियों पर विपक्ष के साथ मिले होने का आरोप लगा दिया। यानी एक तरह से बीजेपी नेताओं ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिससे योगी आदित्यनाथ की किरकिरी होने लगी। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का एक गैप रहा है। जैसे अगर देखा जाए, सेंट्रल से कमांड मिलता है स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल जो होता है फिर नीचे अपने दिशा निर्देशों को देता है कि कैसे किसी चीज का क्रियान्वयन करना है। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, लोगों को समझाया नहीं जा सका है। अब ऐसा लगता है कि उनको अपने अनुशासन की जो आज नया थोड़ी सी उनकी नैया डगमगाई है, उसको सीधे रास्ते लाना होगा। अनुप्रिया पटेल की शिकायती चिट्ठी को भी योगी के खिलाफ एक साजिश के तौर पर देखा गया। अनुप्रिया पटेल ने भर्तियों में ओबीसी की हिस्सेदारी को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा है। इंटरव्यू में उन्हें पास नहीं किया जा रहा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में भी ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ी का आरोप लगाया। संजय निषाद ने भी योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की वजह से बीजेपी को निषाद वोट कम मिले हैं। अनुप्रिया पटेल तो सरकार में है, केंद्र सरकार में है। उनके पति जो हैं आशीष पटेल, वो योगी सरकार में, केशव मौर्य खुद उप मुख्यमंत्री हैं। उन सब के रहते, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन सब के रहते हुए भी यदि ओबीसी का पिछड़ा वोट नहीं मिला तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आप सब लोग तो उसके नेता हैं, उस ग्रुप को, उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए जो माहौल बन रहा है वो योगी के खिलाफ उस तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा परसेप्शन कि आप कहें कि ओबीसी को न्याय वहां नहीं मिल रहा। सहयोगी दलों और अपने विधायकों के सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ खामोशी से काम करते रहे। 7 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ उन्होंने उपचुनाव पर बैठक की। कहते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद केशव मौर्य के साथ योगी की ये आखिरी मीटिंग थी। शायद योगी आने वाली स्थितियों को समझ चुके थे, इसीलिए 7 जुलाई के बाद 8 जुलाई को अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद सतीश गौतम, पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद, उनके बेटे ब्रजेंद्र निषाद, सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, हिंदू युवा वाहिनी महाराजगंज के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय यादव, आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र से विधायक रानी पक्षालिका सिंह भदावर, कौशाम्बी की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनकर, सिराथू के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सोनकर समेत कई नेताओं से मुलाकात की, लेकिन केशव और ब्रजेश पाठक से नहीं मिले। 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक मंच पर दिखे, लेकिन मुख्यमंत्री ने दोनों डिप्टी सीएम से बात तक नहीं की। यहीं से योगी के खिलाफ बड़े विवाद ने जन्म लिया। योगी ने लोकसभा चुनाव में हार के पीछे अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया, तो केशव ने कहा कि संगठन से बड़ा कोई भी नहीं। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। ऐसे में सवाल है कि संगठन बड़ा है तो क्या योगी का कद छोटा है? इस सवाल का जवाब योगी के एक मास्टर स्ट्रोक से समझिए। संगठन बनाम सरकार का मामला जब तूल पकड़ने लगा, खबरों में केशव मौर्य और विरोधियों की बातें तैरने लगी, तो योगी ने एक बड़ा फैसला किया। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर लगने वाली दुकानों पर नाम लिखने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश को लागू करवाने पुलिस सड़क पर उतर गई और दुकानों के आगे दुकानदारों के नाम बड़े अक्षरों में लिखवाने लगी। इस आदेश से हिंदू मुस्लिम विवाद ने जन्म लिया। विपक्ष ने सरकार पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फैसले पर अंतरिम रोक लग गई। लेकिन इससे योगी की हिंदुत्व वाली इमेज और मजबूत हुई। साथ ही योगी के खिलाफ विरोधियों के बयानबाजी की चर्चा भी थम गई।
यानी योगी ने एक फैसले से पूरा सियासी सीन ही बदल दिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस चीज को बोलना चाहता हूं कि चूंकि इस मुद्दे को एक ऐसा टर्न दे दिया गया कि वहां पे, और योगी आदित्यनाथ ने कभी भी इस चीज को इंप्लीमेंट करते हुए हिंदुत्व से इसको नहीं जोड़ा था, लेकिन कुछ पार्टियों ने, कुछ ऐसे लोगों ने इसको ऐसा टर्न दिया कि ऑटोमेटिकली ये मुद्दा उनके फेवर में जाने लगा। सियासी पंडित कहते हैं कि योगी ऐसे ही मुसीबतों से निकलने के लिए रास्ते तलाश लेते हैं। बीजेपी में रहते हुए भी उनका हर चुनाव में बीजेपी नेताओं से टकराव होता रहा है। कई बार तो योगी ने बागी उम्मीदवारों को खड़ा कर बीजेपी के प्रत्याशियों को भी हराने का काम किया। समय समय पर विद्रोह के बावजूद योगी बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के साथ अब तक बने हुए हैं और विरोधियों को अपनी लाइन बदलने पर मजबूर करते रहे हैं। इसको अखिलेश यादव के एक बयान से समझिए। कल तक अखिलेश यादव केशव मौर्य को 100 विधायक लाकर सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर दे रहे थे, लेकिन पल्लवी पटेल से योगी की मुलाकात के बाद केशव को दिल्ली का मोहरा बताने लगे। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? विवादों के बीच मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी के हाईकमान के साथ कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। सबकी नजरें योगी, केशव और कुर्सी को लेकर बीजेपी के रुख पर टिकी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि क्या होने वाला है। ये खबर अफवाह साबित होगी या सच। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में हुई बैठकों में बहुत कुछ हुआ है। योगी आदित्यनाथ की ओर से उनका पूरा जो दृष्टिकोण है वो सामने आ चुका है। दोनों डिप्टी सीएम का भी आ चुका है, संगठन का भी आ चुका है। अब देखने वाली बात यही है कि आला कमान, योगी और दोनों डिप्टी सीएम, इन दोनों के बीच में जो फाइन बैलेंस है वो किस तरह से मेंटेन करता है। संदेश दिया जा रहा है और ये संदेश किसी एक के लिए नहीं है, ये संदेश सभी के लिए है। लेकिन ये बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ मोदी के विजन के पूरक हैं। योगी ने आक्रामक शैली में राजनीति कर खुद से मोदी की तरह हिंदुत्व की भावनाओं को जोड़ा है। इसी के दम पर 2019 और 2022 में बीजेपी को एक बड़ा जनाधार दिया है। कठोर प्रशासक के रूप में जो किसी टकराव से नहीं घबराता, हिंदुत्व के लिए आगे खड़े रहने वाले नेता के तौर पर कई राज्यों में अपनी छवि गढ़ी है। सियासत के सीन चेंजर ने यूपी की पिक्चर बदल दी है। इसके बावजूद बीजेपी तय करेगी कि किसकी लाइन बड़ी है।